आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सीखे हिंदी सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 6 के विद्यार्थी, आज आप लोग अध्याय 11 महत्वाकांक्षी नामक पाठ पढ़ेंगे। देखते हैं, प्रारंभ करते हैं। उस क्लब में देश की दुर्दशा पर भाषण देने के लिए हम 4 लोगों को बुलाया गया था। देश की वर्तमान दशा, मगर सारे वक्ता और श्रोता जानते थे कि वर्तमान दशा का मतलब हमेशा दुर्दशा होता है। हम पहुंचे तो 10 मिनट तक हाथ मिलाते रहे और यह होता रहा, ग्लैड टू मीट यू, दी प्लेजर इज माइन। आपसे मिलकर प्रसन्न हुआ, खुशी की बात तो मेरे लिए है। देश की दुर्दशा सुनने के लिए लोग कितने बढ़िया कपड़े पहनकर आए थे। मेरा एक दोस्त भी क्लब का सदस्य है, उसने भी खास अदा से कहा, ग्लैड टू मीट यू, इट्स ए प्लेजर एंड ए प्रिविलेज। मैंने उसे अलग ले जाकर कहा, बाहर तो तू इस तरह मिलता नहीं है, यहाँ क्या हो गया? उसने जवाब दिया, रामलीला का रावण क्या बाहर भी सीता हरण करता है? उसमें से एक ने मेरा विशेष ध्यान खींचा। उसकी किस्मत में कहानी का पात्र होना लिखा था। उनमें सबसे एक अच्छे कपड़े उसी के थे। सबसे अच्छे कपड़े उसी के थे। मुस्कान का अभ्यास उसने औरों से ज़्यादा किया था, यानी अधिक मुस्कुराता था। मुस्कुराहट के सच्चे होने का धोखा हो जाता था। वह अपनी अधकटी मूछ के किनारे के एक बाल को पकड़कर खींचने की लगातार कोशिश कर रहा था। कौन? जो विशेष आदमी था। परेशान था वह, जैसे वह बाल होठ को छेद कर जबड़े में घुसा जा रहा हो। देखिए, यहाँ पे मीटिंग चल रहा है, भाषण दिया जा रहा है। हम लोगों ने जमकर देश की दुर्दशा का वर्णन किया। जब जब दुर्दशा ज़्यादा मार्मिक हो जाती, वे लोग ताली बजाते। उनका कार्यक्रम सफल हो रहा था। देश की दुर्दशा अगर जरा कम होती तो कार्यक्रम इतना सफल न होता। मैंने सोचा, मेरे देश कितना विचित्र और महान है। कुछ लोगों के कार्यक्रमों की सफलता के लिए तू अपनी कितनी दुर्दशा करवा रहा है। वे सब खुश थे, मगर खुश होने का भी उनका अलग ढंग था। वे साधारण आदमी की तरह खुश नहीं थे, ज्यादा खुश। अब आगे देखते हैं। हो जाना गवारूपन है, ज्यादा खुश हो जाना गवारूपन है, और ऐसे मौके पर खुश न होना अशिष्टता है। वे नाप कर खुशी जाहिर कर रहे थे। हमारे लिए खुशी की मुस्कान में 2 दांत दिखाना काफी था, 2.5 भी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री आए तब 4 दांतों के लायक खुशी होगी। उनमें हर एक 2 या 2.5 दांत की मुस्कान लेकर हाथ मिलाता और कहता, इट वाज वंडरफुल, मोस्ट इंटरेस्टिंग। वह आदमी बाल उखाड़ता हुआ बढ़ा और हम चारों से हाथ मिलाकर बोलता गया, मोस्ट इंटरेस्टिंग, शॉर्ट एंड स्वीट। उन्होंने आपस में भी एक दूसरे से कहा, कार्यक्रम अच्छा रहा। जब भोज पर बैठे तो देश की बातें हो रही। वे लोग अत्यंत भावुक हो उठे। कहते, रियल दी कंट्री इज गोइंग टू डॉग्स। दूसरा कहता, आई से वी आर दी मोस्ट फॉलन पीपुल। तीसरा कहता, रियल दी होल कंट्री इज स्टार्विंग। मुझे पहली बार मालूम हुआ कि कितनी तली मछली सलाद के साथ देश की दुर्दशा इतनी स्वादिष्ट लगती है। वाह भाई वाह। विदा के वक्त उन्होंने फिर कहा, इट वाज वंडरफुल, मोस्ट इंटरेस्टिंग। वो आदमी अभी भी बाल से उलझा था। शायद 20-25 सालों से उस बाल को खींचने की कोशिश कर रहा था। इतनी मेहनत से तो अकेला ही एक नहर खो सकता था। उसने हम लोगों से कहा, मोस्ट इंटरेस्टिंग, शॉर्ट एंड स्वीट। आगे हम कभी वहाँ किसी शोक समारोह में भी जाएंगे, मार्मिक शोक भाषण देंगे, तब भी वे लोग कहेंगे, मोस्ट इंटरेस्टिंग, शॉर्ट एंड स्वीट। लगभग महीने भर वह आदमी मुझे फिर काफ़ी हाउस में मिला। बाल खींचने में अभी तक सफल नहीं हुआ था। कोशिश बराबर जारी थी। वो बड़े उत्साह से मिला और कहने लगा, परसों रेडियो पर आपकी कविता सुनी, बहुत अच्छी थी। मैंने कहा, वह कहानी थी। उसने कहा, कहानी थी तब तो और बढ़िया थी, शॉर्ट एंड स्वीट। यहाँ वहाँ की कुछ बातों के बाद जब उसका विषयों का स्टॉक खत्म होने लगा तो उसने कहा, और क्या हाल है? मतलब जो बात था वो खत्म हो गया तो बोला, और क्या हाल है? मैंने भी स्टॉक खत्म होने घोषणा कर दी, सब ठीक ठाक है, आप सुनाइए। बहुत सही। उसने कहा, क्या कहे साहब, देश की हालत इस वक्त बड़ी नाजुक है। देश के बारे में उसने मुझे बता दिया। मैं सब ठीक समझ रहा था,
मगर उस देश की नाजुक हालत का एहसास था। मैं डरा भी। जो देश की हालत से बात शुरू करे वह भयानक चिपकू होता है। दुनिया की हालत वाला तो और भी खतरनाक होता है। 2 साल पहले वियतनाम की बात करता एक आदमी मुझे मिला था। वो अब सिवा अपने और किसी की बात नहीं करता। मैंने तय किया, एक तो इससे बचूंगा, दूसरे इसे गंभीर नहीं होने दूंगा, इसकी बातें मजाक में टालूंगा। वह न जाने क्यों एकाएक सामाजिक हो गया। अक्सर मिल जाता और वहीं बात करता। इस वक्त देश की हालत बहुत नाजुक है। बहुत हो गया तो मैं नक्शा और फैलाकर उसका देश ढूंढने की कोशिश की, कहीं नहीं मिला। मेरे भूगोल की पढ़ाई बेकार गई। आखिर इसका देश है कहाँ? किस तरह की चिंता कर रहा है? घर और क्लब मिलाकर जिसकी दुनिया बनती है, उसका देश क्या बाथरूम है या बार है? अगर उसका वही देश है तो हम सबका है, तो उस देश पर अगर उसका वही देश है तो हम सबका है, तो इस देश पर नया संकट क्या आ गया? क्या बाजार में इसका हिचकी नहीं मिल रही थी? क्या इसका रसोइया छुट्टी पर चला गया है? वह पहले एक सरकारी प्रतिष्ठान का मैनेजर था। 2-3 साल पहले उसे कंपलसरी रिटायरमेंट मिल गया। बड़े भ्रष्टाचारी को बाइज्जत अलग कर देने की विधि को कंपलसरी रिटायरमेंट कहते हैं। किसे कहते हैं? देखिए, वह 2-3 साल पहले उसे कंपलसरी रिटायरमेंट मिल गया। बड़े भ्रष्टाचारी को कभी आपको बोल दिया गया कंपलसरी रिटायरमेंट किसे कहते हैं तो बताइएगा कि बड़े भ्रष्टाचारी को बाइज्जत अलग कर देने की विधि को कंपलसरी रिटायरमेंट कहते हैं। चपरासी या बाबू का भ्रष्टाचार पकड़ा जाए तो वह डिसमिस होता है। जेल भी भेजा जा सकता है क्योंकि वह सिर्फ 10-5 रुपए खाता है। मगर बड़ा अफसर जब 10-5 लाख दबा लेता है और सरकार इस पर ध्यान देने के लिए मजबूर हो जाती है, तब उससे हाथ जोड़कर कहती है, हुजूर आशा है कि आप अब काफ़ी खा चुके हैं। अगर आप उचित समझे तो बाकी ज़िंदगी चैन से गुजारे। वो सरकार के प्रति कौड़ा से भरकर कंपलसरी रिटायरमेंट ले लेता है और बाइज्जत बाकी उम्र काटता है। जब 84 भी लाख रुपए खाने लगेगा तब वह भी बर्खास्त नहीं होगा, कंपलसरी रिटायरमेंट पर बैठेगा। यह आदमी बड़े ठाठ से और बाइज्जत जिंदगी गुजार रहा था। बंगले, कारें, बेहिसाब रुपया, शौक उसके कई थे, मगर इधर से उसे यह देश का नया शौक लग गया था। देश की लत भी बुरी होती है, एक बार लग गई तो छूटती नहीं है। मैंने सुना वह बहुत लोगों से मिलने लगा और सबसे देश की नाजुक हालत की बात करता। जो उसे जानते थे वे कहते थे या तो उसका दिमाग खराब हो गया है या देश के सचमुच बुरे दिन आ गए हैं। एक सुबह वो मेरे घर आ गया। कार से उतरा तो पहचानने में देर लगी। वो बदल गया था। कोट पैंट टाई छूट गए थे, कुर्ता धोती जैकेट पहने हुए था। मैंने पूछा यह क्या हुआ? उसने जरा झेपते हुए कहा, मैं अब बदल गया हूँ, बिल्कुल राष्ट्रीय हो गया हूँ। देखिए यहाँ पे चित्र है, नेताजी बन गए हैं। देखिए यहाँ पे नेताजी बन गए हैं, वही जो अपना एक मूछ क्या करते थे, उपाड़ते थे। अब आगे देख लेते हैं। मैंने कहा अपने सारे पत्ते खोल दीजिए, क्या है आपका इरादा? उसने कहा देखिए देश की। मैंने काटा, मतलब बात को काट दिया। देश को फिलहाल बिल्कुल छोड़ दीजिए, अपनी बात कहिए। उसने कहा मैंने संसद का चुनाव लड़ने का निश्चय कर लिया है। अब मैं समझा कि पिछले 2-3 महीनों से देश की हालत नाजुक क्यों है। मैंने पूछा आपने ऐसा क्यों तय कर लिया? लेखक कराए। उसने कहा देश परिवर्तन मांगता है। वह हमसे कुछ अपेक्षा करता है। हम भी तो भारत माता की संतान है। मेरे मुंह से फिर निकल आया, मुझे तो मालूम ही नहीं था। वो चौंका, बोला मजाक नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं एकदम पब्लिक लाइफ में आना चाहता हूँ। मैंने कहा मगर आप उल्टा कर रहे हैं। लोग पब्लिक लाइफ में पहले आते हैं, चुनाव बाद में लड़ते हैं। आप चुनाव पहले लड़ेंगे, पब्लिक लाइफ में बाद में आएंगे। उसके पास जवाब था। बोला देश इस वक्त बड़ी जल्दी में है। वाह भाई,
मेरे लिए बड़ी समस्या थी, इसने ऐसा निर्णय कैसे ले लिया। बहुत सोचने पर मैंने कल्पना की कि ऐसा हुआ होगा मतलब सोचा। एक दोपहर को लंच टेबल पर इसकी पत्नी से बातें हो रही होगी। पत्नी ने कहा होगा, आपके पास बंगले हैं, कारें हैं, गहने हैं, पैसा है, अब कोई और बढ़िया चीज़ लाओ। इसने पूछा होगा क्या ले आऊँ। पत्नी बोली होगी, कोई ऐसी चीज़ जिससे इज्जत बढ़े, पैसा तो बहुत है। इसने सोच कर कहा होगा, अच्छा इस बार लोकसभा घर में ले आऊँगा। पत्नी ने उत्साह से कहा होगा, हाँ जरूर ले आओ, हम उसे फ्रिज में रख देंगे। वाह भाई, मिसेज चोपड़ा का घमंड भी टूट जाएगा। मैं उससे कहूँगी चोपड़ा साहब से कहकर विधानसभा ही बुलवा ले। क्यों, इतने में आ जाएगी लोकसभा। इसने कहा होगा, लेना है तो दाम की क्या चिंता, पहले सस्ती आती थी लोकसभा, अब कुछ कीमत बढ़ गई है। पत्नी ने कहा होगा, जैसे मिले ले जरूर आओ। इसके बाद ही इसे महसूस हुआ होगा कि देश की हालत बड़ी नाजुक है। मैंने उसे समझाया, आपकी कोई सार्वजनिक सेवा नहीं है, बहुत लोग आपको नहीं जानते, आप कैसे जीतने की उम्मीद करते हैं। वह मुझसे ज़्यादा समझा हुआ था। कहने लगा, वह सब मैंने समझ लिया है, अपने देश का चुनाव तो एक नाटक है, हमारा गवारों का देश है। सच पूछा जाए तो हम प्रजातंत्र के लायक ही नहीं हैं। यहाँ वोट पाने के कई तरीके हैं, मैं सब जानता हूँ, सारा प्रबंध कर लिया है। आखिर बात करते करते उसने एक आंख बंद करके इशारा किया। मैंने कहा, फिर जीतने के लिए लगभग 2 लाख वोट चाहिए। वो बोला, हाँ मैं बतलाता हूँ, देखिए 6 लाख का क्षेत्र है यह, इसमें से लगभग 4 लाख मतदान होगा, यानी वोट देंगे। इनमें से करीब 50,000 ऐसे होंगे जो घबराते हुए मतदान केंद्र में घुसेंगे, घबराकर कहीं सील लगा देंगे, मतलब कहीं पर वोट दे देंगे। वे हर दफ्तर को पुलिस थाना समझते हैं। अवर्स इज ए बैकवर्ड कंट्री। इनमें से लगभग 30,000 तो घबराकर अपने निशान पर सील लगा ही देंगे। 30,000 तो ये हुए, अब आगे चलिए। मैंने रोका, आगे बिल्कुल मत चलिए, आपने प्रजातंत्र की नस पकड़ ली। घबराते हुए मतदाता पर जो निर्भर है उसकी जीत पक्की है। वह खुश हुआ और ध्यान से उस बात को खींचने की कोशिश करने लगा। बोला, सारा प्रबंध तो कर लिया है, बस प्रचार का जिम्मा आप ले लीजिए। जिम्मा मैंने ले लिया, पर कहीं पर कर नहीं सका। हुआ यह कि उस पर्चे में लिखवाना चाहता था, जनता के जाने माने सेवक, मगर मेरे हाथ से लिखा गया, जनता के जाने माने भ्रष्टाचारी। वाह वाह। मैंने उसे बताया नहीं, पर आगे प्रचार कार्य का खतरा मोल नहीं लिया। वो लड़ा, उसकी जमानत जब्त हो गई। मिला तो मैंने पूछा, ये कैसे हो गया, आपका हिसाब तो पक्का था। उसने कहा, जनता ने धोखा दे दिया। मैंने कहा, यानी वो इस बार घबराई नहीं। उसने कहा, हाँ ऐसा ही मालूम होता है, आपने उस दिन क्लब में ठीक कहा था, वी आर दी मोस्ट फॉलन पीपुल। तो विद्यार्थीगण देखिए, यहाँ पे इसके जो लेखक हैं श्री हरिशंकर प्रसाद जी हैं। यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हैं, आप लोग वीडियो को रोक करके भली बात इसे लिख लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।